Dear students, now we are going to start our lecture 7 in subject of chemistry. Today our topic of discussion is determination of relative atomic mass of isotopes by mass spectrometry. Determination of relative atomic mass of isotopes by mass spectrometry. Dear students, जो है आज हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि हम एलिमेंट्स के एटम्स का मैस मेजर करते हैं, लेकिन याद रखें एब्सोल्यूट एटॉमिक मैस नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मैस, क्योंकि एटम इज अ सो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल दैट इट्स एग्जैक्ट एटॉमिक मैस इज नॉट मेजरेबल. Absolute atomic mass is not measurable. We can measure the atomic mass of an atom by taking relative to the atomic mass of carbon. What is the technique? Today we are going to discuss this technique. Today we are going to discuss the technique of determination of atomic mass. It is mass spectrometry. First of all, its definition. This topic is present on page 4 and 5 and 6 of your textbook. First of all, definition. The mass spectrometer is an instrument. Mass spectrometer is an instrument which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element, and the technique is called mass spectrometry. Mass spectrometer एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप एक एलिमेंट में पाए जाने वाले आइसोटॉप्स की एटॉमिक मैसेज को मेजर कर सकते हैं, और इसी तरीकाकार को, इसी टेक्निक को क्या कहते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री. इसके बेटा पहले जो है प्रिंसिपल मैस स्पेक्ट्रोमीटर या मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो है, जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो आप इस्तेमाल स्टेप्स होने हैं, तो उसको हमने एक प्रिंसिपल की सूरत में बना दिया है, यानी बेसिक जो है लॉजिक्स जो है जो इस्तेमाल की गई हैं इस इंस्ट्रूमेंट्स में. पहला नंबर पे वोलेटिलाइजेशन है, दूसरे नंबर पे आयनाइजेशन है. वोलेटिलाइजेशन में हम गिवन एलिमेंट को जो है वो गैसियस आइसोटॉप्स में, गैसियस एटम्स में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं. किस तरह से करते हैं? हीट के जरिए से, लेजर के जरिए से, एक्सरेज के जरिए से, एनर्जी देकर, और फिर हम उनको आयोनाइज करते हैं, यानी उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो वो पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस बन जाते हैं. तो वो कैसा करते हैं वो आपको हम कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग में सिखाते हैं. फिर हम जो है उन कैटायंस को एक्सेलरेट करते हैं, यानी स्पीड अप करते हैं, तो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उनको कैटायंस को जो है वो हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेस. बेसिकली वो मैस की बुनियाद पर सेपरेट कर लेने होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि चूंकि हमने उनको अब एटम्स को क्या बना लिया था? आयंस, तो इसलिए हम उनको जो है वो उनकी मैस टू चार्ज रेशियो जो है, मैस टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर सेपरेट करते हैं. याद रखें बेटा जी, एक ही एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, यानी उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो इसलिए जो है वैलेंस शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, तो सब चार्ज जो है यानी कैटायन जो है, कैटायन का जो चार्ज होगा वो सबका एक जैसा होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए मैसेज क्या होंगी? मुख्तलिफ होंगी. तो इसलिए मैस टू चार्ज रेशियो हर कैटायन की, यानी दूसरे लफ्जों में हर आइसोटॉप की क्या होगी? दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, तो मुख्तलिफ होती है. अब फिर हम उनको रिकॉर्डेशन करते हैं, डिटेक्शन. पहले उनको टाइम्स को डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसी डिटेक्शन से
हम जो है कंप्यूटर के जरिए से एक ग्राफ बनाते हैं, उस अमल को हम क्या कहते हैं, यानी हमें डिटेक्शन से हमें क्या मिलेगा, एक डाटा मिलेगा। उस डाटा को जो है वो हम कंप्यूटर की मदद से जो है वो क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि ऐसा हम कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है कुछ फेमस मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मशहूर किस्म के कुछ मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो हैं, जो आपकी किताब में मेंशन है, उनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ लें। पहला जो है वो ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ऑस्टन का जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, इसने एक असल में मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था। एक उस ग्राफ के हमेशा दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है और दूसरा क्या होता है, वाई एक्सेस होता है। तो उसने एक्स एक्सेस के साथ जो एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स को अप्लाई किया था, तो इस तरह से उसके ग्राफ की मदद से जो है वो एक ही एलिमेंट में डिफरेंट आइसोटोप्स को जो है वो करने आ रहा है, तो आइडेंटिफाई कर लेता था। तो अब डेप्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सॉलिड एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को जो है वो अलग करके आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आइए जरा हम शुरू करते हैं किसकी तरफ, जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन की तरफ। बेटा सबसे पहला जो है वो हमने कहा जी कि पहला स्टेप क्या होता है, वोलेटिलाइजेशन का। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक वोलेटिलाइजेशन चैम्बर इस तरह का फर्ज कर लें, बना लेते हैं, और उसके अंदर जो है जो भी गिवन एलिमेंट है, उसको रख लेना है। और जो है फिर इसके ऊपर आप हीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक्सरेज या लेजर जो है इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसको करने के लिए, इस एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले एटम्स को गैसियस स्टेट में ले आना। वेपर्स क्या होते हैं, गैसियस स्टेट ही होती है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा वोलेटिलाइजेशन चैम्बर है, वोलेटिलाइजेशन चैम्बर। अब हमने क्या करना है, इस वोलेटिलाइजेशन चैम्बर को जोड़ देना है किसके साथ, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के पहले हिस्से के साथ, जिसका नाम है, याद रखना है बेटा, ये हमारा पहला हिस्सा है वोलेटिलाइजेशन चैम्बर। दूसरा हिस्सा जो है उसके साथ जोड़ देना है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करनी है, आयोनाइजेशन। और इस मर्तबा आयोनाइजेशन किसके जरिए से की जाती है, बाय यूजिंग जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बीम एक हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन की रे होती है। तो वो हम कैसे पैदा करवाते हैं, हम क्या करते हैं कि एक अदद जो है वो टंगस्टन फिलामेंट वाला क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, कैथोड इस्तेमाल कर लेते हैं। टंगस्टन फिलामेंट वाला कैथोड, उसके आगे एक अदद क्या लगा देते हैं, स्लिट लगा देते हैं। ये कैथोड है, और इसी को इधर जो है वो इसके साथ क्या लगा दी है, स्लिट लगा दी है, कैथोड स्लिट। इस स्लिट में से, स्लिट एक फाइन ओपनिंग का नाम है, इसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अमिट होंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अमिट होंगी। ये रेड कलर के जो मैंने बनाए हैं, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये इधर हमने वैक्यूम पंप लगा देना है और इस वैक्यूम पंप की मदद से मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो ट्यूब है उस ट्यूब का इंटरनल प्रेशर जो है वो हमने 10 पावर -6 टू 10 पावर -7 इंटरनल प्रेशर जो है 10 पावर -6 टू 10 पावर -7 टॉर जो है वो हमने कर देना है वैक्यूम पंप की मदद से, ताकि जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो जो वेपर्स है वो मूव करते रहे। मैंने फिलहाल यहाँ पे दिखाया है, अलबत्ता ये जो वैक्यूम पंप है ये ट्यूब के एंड पर जो है वो लगाया जाता है, तो यहाँ पे फिर वो एंड पे हमने कुछ और चीजें बनानी है तो इसलिए मैंने शुरू में लगा दिया है। तो जब गैसियस एटम जो है वो यहां से डिफ्यूज होकर ग्लोटराइजेशन चैम्बर से इस बीम में से गुजरेंगे तो हमने इधर जो है वो क्या लगा दिया है, पॉजिटिव चार्ज रखने वाला एनोड, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करें। तो होगा क्या कि जब ये हमारे गैसियस एटम जो है, ये जो गैसियस एटम्स हैं यानी जो वेपर स्टेट्स में है, अब ये असल में अगर एलिमेंट के अंदर जो है वो एक से ज्यादा किस्म के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं तो हम इन एटम्स को आइसोटॉप्स कह सकते हैं। तो यहां से गुजरने के बाद ये क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस यानी कटायंस बन जाते हैं। ये कैसे होता है, देखिए मिसाल के तौर पर जो है ये रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से आ रहा है, और ये रास्ते में न्यूक्लियस जिसमें अगर मिसाल के तौर पर हम नियॉन ले लेते हैं तो नियॉन के 10 प्रोटॉन होंगे और 10 न्यूट्रॉन होंगे। पहले वाले शेल के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जब हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएगा तो इसमें से एक तो खुद तो बाहर जाना ही जाना है उसने, और साथ जो है वो नियॉन का भी इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाएगा। तो नतीजतन जो है वो नियॉन एटम जो है जिसमें 10 प्रोटॉन थे और 10 ही न्यूट्रॉन थे, तो इसलिए वो न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाने की वजह से अब वो क्या बन जाएगा, कटायन बन जाएगा, क्योंकि उसमें अब 10 प्रोटॉन है जो कि ज्यादा है किससे, 9 इलेक्ट्रॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से एक एटम जो है वो कटायन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी नियॉन के आइसोटॉप्स होंगे सब में चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बराबर बराबर पाए जाते हैं, तो इसलिए वो सारे के सारे जो है एक ही चार्ज रखते हुए कटायंस में तब्दील हो जाएंगे जैसे जैसे वो इस हमारे आयोनाइजेशन चैम्बर में से गुजरते जाएंगे। ये बेटा हमारा दूसरा चैम्बर हो गया मैस स्पेक्ट्रोमीटर का आयोनाइजेशन चैम्बर। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जी एक्सीलरेशन करनी है। नंबर 3 पे एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जो है वो इन कटायंस को स्पीड अप कर लेते हैं, इनको एक वेलोसिटी दे देते हैं, इनकी वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। तो वो कैसे की करना है कि हमने जो है वो हमारे मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसके अंदर सब जो है ये मैं इधर लिख देता हूं जरा, कैथोड जो है ऊपर कर देते हैं कि ये कौन है जी, कैथोड है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, पहले परफोरेटेड एक जो है इलेक्ट्रिक प्लेट इस्तेमाल करते हैं, परफोरेटेड इलेक्ट्रिक प्लेट, जिसके अंदर क्या मौजूद है, वो प्लेट लगा दी हमने ग्लास
ट्यूब के अंदर, तो उस प्लेट के में परफोरेशन मौजूद है, तो इसलिए हमने इसका नाम, परफोरेशन का मतलब क्या होता है, सराख, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है परफोरेटेड प्लेट। अगली मर्तबा जो है वो हमने एक इस प्लेट को भी क्या करना है, बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही अटैच कर देना है। तो इसके नतीजे में इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये कटायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना जी। जैसे जैसे कटायंस के ऊपर अट्रैक्शन लगेगी, फोर्स लगेगी, तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, उनका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। हमने फौरन इसके आगे एक और प्लेट लगा देनी है। उस प्लेट के अंदर में अब हमने स्लिट इस्तेमाल करनी है, उसके ऊपर उसको भी नेगेटिव चार्ज दे देना है, किसके साथ अटैच करते हुए, जो है कैथोड के साथ ही अटैच करते हुए। और लेकिन इस मर्तबा हमने इसमें क्या लगाना है, छोटा सा सराख, क्योंकि बहुत सारे आयंस जो है वो यहां से अपीयर होंगे, स्पीड अप हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, प्लेट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जो इस सलाख में से गुजरेगा वो आगे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कटायंस हैं ये लाइन अप हो जाएंगे, एक बीम बन जाएगी, इनकी एक रे बन जाएगी, इनकी एक स्ट्रीम बन जाएगी। मैं एक और स्लिट लगा देता हूं, और उसमें भी हमने ये क्या बना दिया है, एक, फिर ये दो आखिर में हमने क्या लगाई हैं, स्लिट्स लगाई हैं, स्लिट्स। तो इस तरह से जो है इनके ऊपर जो है वो कटायंस क्या हो जाएंगे, एक्सीलरेट हो जाएंगे। अब बेटा जी आगे क्या करना है, अब चौथा स्टेप, प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था सेपरेशन। प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था, नंबर 4 पे सेपरेशन। सेपरेशन करनी है मैस, इन कटायंस को, इनकी मैस टू चार्ज। अब ये यहां पे जो कटायंस है वो मिसाल के तौर पर एक, अगर हम कहते हैं हमारा एलिमेंट नियॉन है, तो फर्क करने के इसकी 20 है, 21, 22, 22, 21, ये एक लाइन में मौजूद है, लेकिन इनकी एक दूसरे से मैसेज मुख्तलिफ है और वो अभी रैंडम है, तो उसमें सारे मिक्स हैं। तो लेकिन हर एक की अपनी अपनी एक क्या है, डेफिनेट मैस टू चार्ज रेशियो है। तो हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर में अब इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। नंबर 3 हिस्सा कौन था, एक्सीलरेशन चैम्बर या इलेक्ट्रिक फील्ड। और नंबर 4 पे जो हिस्सा आ रहा है वो कौन है जी, वो है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बेटा ये आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ रखा है इस तरह से कि अगर जो है वो मिसाल के तौर पर ये, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये जो है वो कटायंस की डायरेक्शन है, चार्ज पार्टिकल, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करेंगे, वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर जाते हैं, बेंड कर जाते हैं। इस तरह से समझने के ये अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है वो उनकी स्पीड ऑफ मोशन है, तो इस स्पीड से जा रहे हैं, तो फिर जो उंगली मेरी तरफ आ रही है उसमें क्या हो जाएगा, वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करेंगे। ऐसा ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, तो ये कटायंस जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरते हैं तो ये ओरिजिनल पाथ, ठीक है, ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन लगा दी है, और किस तरह से लगाई है, मैंने बिल्कुल स्लिट के होल के सामने लगा दी है। तो यहां से गुजरते हुए क्या कर देंगे, ये आयंस जो है वो अपने मैसेज की बुनियाद पर जो है वो 3
हिस्सों में तीन एंगल्स पे जो है वो बेंड कर जाएंगे। देखें, जिसकी मास टू चार्ज रेशियो जो है वो ज्यादा होती है, यानी दूसरे लफ्जों में जिसका मास ज्यादा होता है उसका रेडियस भी क्या होगा, उसने ज्यादा दूर जाके जो है वो कर बेंड करना है, उसका रेडियस जो है वो सेंट्रल पास है। अगर फर्ज कर लें कि मैं इसको अभी ओरिजिनल तो नहीं बनाता हूं कि इस तरह से कर दूं मुकम्मल, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अगर ये एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता तो उसमें ये कटाइंस जो हैं वो तीन रास्तों में चक्कर लगाते रहते हैं। ये सेंटर है और ये सेंटर है, पहला रेडियस r1 हो गया पहले आइसोटॉप्स का, और इन सब की मास टू चार्ज रेशियो क्या है, एक जैसी है। दूसरे जो कटाइंस हैं जिनकी पहले वालों से मास क्या है डिफरेंट है, उनका रेडियस क्या बन गया जी, उनका रेडियस r1 और दूसरों का क्या बन गया है, r2 बन गया है। फिर इसी तरह से तीसरा जो है उसका आप क्या कर सकते हैं, r3 कर सकते हैं। तो बेटा जी तीसरे में भी क्या होगा कि तीसरे में भी कटाइंस जो हैं वो डिफरेंट मास टू चार्ज रखने वाले वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो कटाइंस अपनी मास टू चार्ज रेशियो की वैल्यू की बुनियाद पर जब मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स उनको एक दूसरे से अलग कर देगी। एक ही मसलन ये सारे 20 वाले हैं, ये अगर नियॉन एलिमेंट होता ये सारे 20 वाले हैं, ये 21 वाले हैं, ये 22 वाले हैं, ये सारे के सारे पहले वो एक दूसरे में मिक्सअप थे, लेकिन अब वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस ग्लास ट्यूब जो है इसके आखिर में अब हमने लगा देना है कि एक अदद डिटेक्टर। बेटा जी आपकी किताब में यहां पे डिटेक्टर जो कि इन कटाइंस को डिटेक्ट करता है उसका दूसरा नाम आयन कलेक्टर भी रखा गया है, और एक और नाम भी रखा गया है जिसे हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। ये एक ही ऑपरेटर्स के, एक ही डिवाइस के मुख्तलिफ नाम हैं। इलेक्ट्रोमीटर। तो इस तरह से हम पहुंच गए हैं नंबर 4। ये हमारा नंबर 4 स्टेप क्या था जी, सेपरेशन। तो सेपरेशन में हमने मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल किया जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, H, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E से। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को H से और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को E से। अब जो पांचवा हिस्सा 4 के बाद 5, पांचवा हिस्सा जो है वो हमने कहा जी डिटेक्शन का है। तो वो मैंने आपको दिखाया कि ये डिटेक्टर लगाया हुआ, ये ऑपरेटर्स कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। तो डिटेक्शन, और उसी डिटेक्शन को करने वाले इंस्ट्रूमेंट हिस्से का डिवाइस का नाम क्या है, डिटेक्टर भी है, आयन कलेक्टर भी है, इलेक्ट्रोमीटर भी है। तो बड़ा जी असल में क्या होती है कि ये ना एक प्लेट होती है, मेटालिक प्लेट होती है, और उसका अपना एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब आयंस उसके ऊपर टकराते हैं ना जी, तो वहां पे एक माइन्यूट करंट पैदा होता है। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक दे सकता हूं आपको समझने के लिए कि मिसाल के तौर पर ये हमारी वो प्लेट है, और इस प्लेट को हमने जो है वो बैटरी के जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है, और इधर ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहां पे हमने दरमियान में क्या कर दिया है, एक अदद एम्पेयर मीटर क्या लगा दिया है, एम्पेयर मीटर। ये डिटेक्टिंग प्लेट है, डिटेक्टिंग प्लेट,
और ये कौन है? एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर का आप सब नाम जानते हैं कि एम्पेयर मीटर क्या मेजर करके देता होता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके देता होता है। तो जैसे ही क्या होगा, कटाइंस इसके ऊपर जाके टकराएंगे तो करंट जो है वो फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो यहां से एक करंट पैदा होगा, उस करंट को हमने किसको सप्लाई कर देना है? जो भी वो मेजरमेंट होगी वो हमने दे देनी है कंप्यूटर को। किसको दे देनी है? कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर जो है वो फिर उस करंट की स्ट्रेंथ को दो तरह से मेजर करता है। एक नंबर ऑफ इंपल्स, जब यहाँ पे बार बार आके कटायन टकराया करेगा, यहाँ पे टकराएगा, एक करंट की इंपल्स पैदा होगी। इंपल्स समझते हैं? जैसे हमारी हार्ट बीट है, पैदा हुई खत्म हो गई, पैदा हुई खत्म हो गई, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पैदा होगा खत्म होगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं यहाँ पे मैं एक बल्ब लगा देता हूं, मैंने एक बल्ब लगाया, जैसे ही कटायन टकराएगा ये बल्ब रोशन हो जाएगा, जैसे ही करंट कटायन नहीं टकराएगा ये बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो जितनी मर्तबा बल्ब जो है वो लाइट अप होता है, इट मींस उतनी मर्तबा यहाँ पे कटायन से टकराए, लेकिन हर टकराने के साथ वो एक करंट पैदा करता है। हर इंपल्स का एक अपना डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो ये डिटेक्टिंग प्लेट की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि अभी आप एफएससी के लेवल में है, तो फिलहाल आप इतना जरा बेसिक मैंने आपके सामने रख दिया है। तो बेटा जी अब नंबर 5 पे मैंने जो आपको डिटेक्शन सिखाई है उसमें ये बता दिया है कि जब कटायन यहाँ पे टकराएंगे तो वो क्या पैदा करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेंगे, और वो इलेक्ट्रिक करंट दो तरह से पैदा होगा, एक इंपल्सेस की सूरत में और दूसरा जो है वो अपनी मैग्नीट्यूड की सूरत में। मसलन 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे 10,000 कटायंस टकराते हैं, तो 10,000 इंपल्सेस जो है वो यहाँ पे पैदा होंगी, और 10,000 इंपल्सेस का मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ 20,000 जो है वो 20 लाख जो है वो उसका एम्पेयर करंट बनता था। इसी तरह से यहाँ पे फिर 1 सेकंड में जो है वो अगर 10,000 जो है वो कटायंस टकराते हैं तो उन्होंने 21,000 इंपल्सेस पैदा की, तो 21 को जो है वो उन्होंने 20 को, तो फिर उसका वो 21 लाख एम्पेयर करंट बन जाएगा। तो इसका हम बड़े आराम से काउंट कर सकते हैं कि किस तरह से होगा, वो मैं आपको जरा फिर बताता हूं कि अभी स्टेप 6 हमारा रह गया है, कौन सा? रिकॉर्डेशन का। तो उसमें वो सारी कैलकुलेशन करके बताता हूं। तो बेटा जी सेपरेशन के दौरान जो है वो नंबर 4 के जब सेपरेशन हो रही थी, तो उस सेपरेशन के दौरान जो है एक दफा फिर आपको बता दें कि मास टू चार्ज रेशियो जो है वो एक्चुअली किसके बराबर है? h² ओवर r² ओवर 2e। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आइसोटॉप्स ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सर्कुलर पाथ्स का, इन कर्वेचर पाथ का आपस में एक दूसरे से गैप ज्यादा होना चाहिए, तो यानी रेडियाई जो है उनमें डिफरेंसेस होने चाहिए। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा रेडियाई का डिफरेंसेस पैदा करना चाहते हैं तो आप क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हुए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें, मैग्नेटिक फील्ड जो H जो क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इसको कांस्टेंट रख लें और इस E की वैल्यू को बढ़ा दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तकरीबन हम लगाते हैं 500 टू E की वैल्यू, इस E की वैल्यू जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है 500 टू 2000 वोल्ट के बराबर। आप इस E की वैल्यू को जितना बढ़ाएंगे ये सर्कुलर पाथ जो है वो उतना ज्यादा एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और ज्यादा अच्छी सेपरेशन होगी।
तो बेटा जी अभी तक मैंने आपको जो है आपके पेज नंबर जो है 5 के 1 2 3 4 और 5 पैराग्राफ्स तक का काम करवाया है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं कि these ions जो है where H is the strength if he is increase हो गया। अब इलेक्ट्रोमीटर की तरफ हम जा रहे हैं, तो मुझे इधर को रेज करना पड़ेगा। आए जरा मैं आपको दिखाता हूं कि कैलकुलेशंस करके कि इलेक्ट्रोमीटर और कंप्यूटर, यहां पे आपने कहा इलेक्ट्रोमीटर से करंट जो है क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमीटर से करंट जो है वो किसको हम देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। और कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है ना जी। यानी नंबर 6 पे रिकॉर्डेशन, वो रिकॉर्डेशन किसने करनी है, एक कंप्यूटर ने करनी है। कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, एक एप्लीकेशन मौजूद है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए से ये रिकॉर्डेशन की जाएगी और वो अपने रिजल्ट्स जो है वो फाइनली जो है वो हमें एक ग्राफ, प्रिंटेड ग्राफ की सूरत में, जो है वो हमें दे देता है। आप में से हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मशीन जो है उसके रिजल्ट्स देखे हो कि बंदे के छाती के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और हार्ट बीट को जो है वो वेव्स की सूरत में वो मशीन जो है वो डिटेक्ट कर जो है वो इंटरप्रेट करती है, यानी उसको प्रिंट कर देती है और एक लंबी सी पट्टी दे दी जाती है। ऐसे ही जो है वो प्रिंटर जो है वो उस लंबी सी पट्टी को हमें दे देगा, लेकिन उस पट्टी को ऊपर जो भी फिगर ग्राफ मौजूद होगा वो कंप्यूटर कैसे बनाता है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन देता हूं, दिखाता हूं। एक मॉडल के तौर पर कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको उधर जो है वो एडमोडो के ऊपर जो है वो वहां पे भी, और उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उसमें भी मैं जो है वो दे दूंगा। तो जरा देखें, फर्ज कर लें कि हमने जो है वो बेटा ये सबसे पहले हमने क्या करनी है, सॉफ्टवेयर के अंदर पहले क्या किया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलिब्रेशन। क्या किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले यहां पे एक एलिमेंट लेना है C12, कार्बन एलिमेंट लेना है और उस कार्बन एलिमेंट में ओनली एंड ओनली कौन होने चाहिए, C12 के एटम्स मौजूद होने चाहिए और कोई ना 13 वाला ना 14 वाला। हम क्या करेंगे, उस कार्बन C12 के वेपर्स बनाएंगे, उनको आयनाइज करके केटाइंस बनाएंगे, उनको एक्सेलरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे, तो इस मर्तबा एक सर्कुलर पाथ बनेगा। क्या बनेगा, एक सर्कुलर पाथ। क्यों एक सर्कुलर पाथ बनेगा, वजह यह है कि यहां पे हमने C12 जो है उसका ही आइसोटोप इस्तेमाल किया था और कोई मौजूद ही नहीं था, डिफरेंट मैसेज टू चार्ज रेशो रखने वाले और मौजूद नहीं थे। तो इसलिए फर्ज कर लें कि इलेक्ट्रोमीटर ने जो है वो क्या 1 सेकंड के अंदर, हमने स्टैंडर्ड टाइम क्या रख दिया है, 1 सेकंड, स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिटेक्शन वो क्या रख दिया जी, 1 सेकंड रख दिया है, 1 सेकंड। तो अब 1 सेकंड में हम फर्ज कर लेते हैं कि मेरे पास जो है वो चलिए जरा कैलकुलेशन आसान रखने के लिए हम 10,000 के साथ चलते हैं कि 1 सेकंड में जो है वो नंबर ऑफ करंट इंपल्सेस वो कितनी आई, 10,000 आई तादाद में। ये तादाद है, इसका कोई यूनिट नहीं है। करंट इंपल्स 10,000, टोटल करंट प्रोड्यूस्ड बाय C12 वो जी फर्ज कर लेता हूं कि मैंने 12 को इससे ज़रब दे दिया
तो ये बन गया जी 1,20,000 एम्पेयर, ये आ गया 1,20,000 एम्पेयर। हाँ जी, तो अब आप इसको मिली एम्पेयर कर लें, अगर सर एम्पेयर बहुत बड़ा है तो हम मिली एम्पेयर कर लेते हैं, ऐसे कर लें। तो अब अगली कैलकुलेशन, तो फिर हम कह सकते हैं कि करंट प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल C12 एटम एक कितना पैदा करेगा, 1,20,000 को हमने 10,000 से क्या कर दिया, तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो भाई ये सारे 4 के 4 जीरो जो है वो 4 के 4 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 12 मिली एम्पेयर। जरा बेटा एक बात गौर से सुन ले, ये क्या था, करंट प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल कार्बन एटम, एक कार्बन एटम जो है वो 12 मिली एम्पेयर का करंट पैदा करता है, एक कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम की मैस हमने जो फर्ज स्टैंडर्डाइज की हुई है, एटॉमिक मैस ऑफ C12 तो हम कहते हैं 12 AMU। तो भाई फिर हम लिख सकते हैं कि जो है वो 12 मिली एम्पेयर करंट जो है वो किसके बराबर है, यानी करंट और एटॉमिक मैस के दरमियान में हम ये रिलेशन बना सकते हैं क्या, कि अगर जो है वो 12 मिली एम्पेयर हो तो एटॉमिक मैस क्या होगी, 12 AMU। 1 मिली एम्पेयर करंट हो तो एटॉमिक मैस क्या होगी, 1 AMU। बात समझ में आ गई। अगर यहां पे डिटेक्टर जो है वो 1 मिली एम्पेयर का करंट बताता है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उसका मतलब क्या समझेगा, 1 AMU एटॉमिक मैस, ठीक है ना जी। अगर मिसाल के तौर पर डिटेक्टर 24 मिली एम्पेयर का करंट जो है वो एक एटम से पैदा करता है, एक केटाइन से पैदा करता है, तो कंप्यूटर उसको 24 AMU समझेगा। सॉफ्टवेयर, असल में तो कंप्यूटर को करंट जा रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर ने खुद ही ये सारा कुछ किस में मौजूद है, सॉफ्टवेयर में मौजूद है, उसने खुद ही अपनी स्टैंडर्डाइजेशन की हुई है, उसके अंदर बस करंट गुजरेगा, वो करंट की वैल्यू को पकड़ के तब्दील कर लेगा। मसलन 24 मिली एम्पेयर अगर आ गया है तो वो उसको 24 AMU मैस कंसीडर करवा देगा, ये सॉफ्टवेयर का काम है हो गया, ठीक है ना जी। लेकिन जितना करंट आएगा उतना ही मैस कंसीडर होगा, यानी करंट की मदद से एटॉमिक मैसेज को मेजर किया जाएगा। लेकिन अब आएगा रिलेटिव एटॉमिक मैसेज, क्या आ गया, रिलेटिव। बड़ा जी मैं जरा इसको अरेंज कर रहा हूं, हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर ली है और उस स्टैंडर्डाइजेशन में हमने क्या नतीजा निकाल लिया है कि 1 मिली एम्पेयर का करंट जो है वो किसके बराबर कंसीडर किया जाएगा, 1 AMU एटॉमिक मैस के बराबर कंसीडर किया जाएगा। लेट्स सपोज अब आपके पास नियॉन एलिमेंट है, एलिमेंट कौन है जी, नियॉन एलिमेंट, और उस नियॉन एलिमेंट के 3 आइसोटॉप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। हम आपकी सहूलत के लिए मैं जरा सपोज कर रहा हूं, फर्ज कर लें कि इस तरह से है कि जरा कैलकुलेशन आसान कर लेंगे कि 90.92 पहले नंबर ऑफ इंपल्सेस, नंबर ऑफ इंपल्सेस, करंट इंपल्सेस कितनी आ गई, इसकी आ गई 90.92, ठीक हो गया ना जी। फिर उसके बाद 20 की कितनी आ गई, 20 की आई है जी 0.257, और इसकी कितनी आ गई है, नियॉन 22 की 8.82। तो बेटा जी नीचे टोटल इंपल्सेस
टोटल इंपल्सेस कितनी बन गई हैं? अब अगर हम टोटल इंपल्सेस करेंगे तो वो बन गई हैं 100। आप जमा करके देखें। ये मैंने डाटा कहां से लिया है? वो मैंने कहा कि मुझे ये डाटा किसने बताया है? आयन कलेक्टर ने, इलेक्ट्रोमीटर ने। ये डाटा किसको बताया है? कंप्यूटर को। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है वो ये कैलकुलेट टोटल कर रहा है। आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके और भी बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ जी कि ये हमें ना थोड़ा सा एक कैलकुलेशन हम कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। नाइनटी 90.92 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 20 के साथ 18। अब करंट जो है, टोटल करंट, तो टोटल करंट जो है वो मेरे पास वसूल होता है। इसके लिए 18 तमाम 90.92 इंपल्सेस ने मुझे जो टोटल मिली एम्पेयर में करंट दिया है 18.4 मिली एम्पेयर। अच्छा जी, और 0.25 जो है इन्होंने 0.25 7 मल्टीप्लाई 21 5.397 मिली एम्पेयर। और इसी तरह से जो है मेरे पास 8.82 इंपल्सेस थी। 8.82 मल्टीपल 22 194.04 मिली एम्पेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हर आइसोटॉप का क्या बन गई? नंबर ऑफ इंपल्सेस और उसका करंट। अब बेटा जी, करंट ऑफ, डियर स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ इंपल्सेस जो है 90.92% मिसाल के तौर पर नियॉन 20 की और नियॉन 21 की 0.257, नियॉन 22 की 8.82 जो है वो नंबर ऑफ इंपल्सेस ऑफ करंट जो है वो रिसीव होती हैं 1 सेकंड के अंदर। तो और इतनी इंपल्सेस ने, इस इंपल्सेस का मतलब है कि इतने नंबर ऑफ कैटायंस जो हैं वो डिटेक्टर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। इतने नंबर ऑफ कैटायंस जो हैं वो डिटेक्टर के ऊपर क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। तो फिर उनकी स्ट्राइक से टोटल करंट जो है कंप्यूटर को जो मेजर करके जो है वो देता है डिटेक्टर, वो आपके सामने है। मसलन नियॉन 20 ने जो है वो 1818.4 मिली एम्पेयर, नियॉन 21 ने 5.397 मिली एम्पेयर और नियॉन 22 ने जो है वो 194.04 मिली एम्पेयर। तो इस टोटल नंबर ऑफ इंपल्सेस को जो है टोटल करंट को नंबर ऑफ इंपल्सेस से डिवाइड किया, टोटल करंट को नंबर ऑफ इंपल्सेस से डिवाइड किया तो एक आइसोटॉप का करंट निकला है 20 मिली एम्पेयर, 21 मिली एम्पेयर। हमने पहले ही स्टैंडर्डाइज करवा लिया था मैस स्पेक्ट्रोमीटर को के उसके अंदर कि अगर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो 1 मिली एम्पेयर का करंट पैदा करता है तो सॉफ्टवेयर ने क्या समझना है? एटॉमिक मास 1 AMU अकॉर्डिंग टू C12 स्केल, अकॉर्डिंग टू C12 स्केल। तो बेटा ये कार्बन के साथ कंपेयर करते हुए हम कहते हैं कि अगर कार्बन के 12 मिली एम्पेयर 12 AMU के बराबर है, 1 मिली एम्पेयर 1 AMU के बराबर है, तो फिर 20 मिली एम्पेयर 20 AMU के, 21 मिली एम्पेयर 21 AMU के, 22 मिली एम्पेयर 22 AMU के बराबर। तो इस तरह से जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटॉप्स को मेजर कर लेता है। अब रह गया कि एक और काम छोटा सा, परसेंटेज अबंडेंस मालूम करना। देखें आपके परसेंट नंबर कैसे आते हैं? आपके परसेंट नंबर आते हैं कि टोटल मार्क्स में से आप ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से डिवाइड करते हैं और 100 से। ऐसे ही हर करंट के जितने भी नंबर ऑफ इंपल्सेस हैं उसको आपने डिवाइड करना है। नंबर ऑफ इंपल्सेस
divided by total impulses of all isotopes, तमाम आइसोटॉप्स की, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो हमारे इस गिवन केस में जो हमने लिया है नियॉन 20, फिर नियॉन 21, फिर नियॉन 22, इसमें क्या होगा 90.92 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड 100, फिर इसी तरह से 0.257 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड 100, और इसी तरह से 22 के लिए जो है नियॉन 22 के लिए आप ये लिख सकते हैं 8.82 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड 100। क्यों? क्योंकि हमारी टोटल इंपल्सेस कितनी बन जाती हैं 100, और हर एक को उससे डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे 90.92%, यानी उस गिवन एलिमेंट में सबसे ज्यादा परसेंटेज अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस किसकी है नियॉन 20 की, और सबसे कम किसकी है जो है वो नियॉन 21 की, उसके बाद 8.82% किसकी है नियॉन 22 की। तो बेटा जी ये सारा डाटा तैयार हो गया, ये सारा डाटा तैयार हो गया। अब आपके पास, हमारे कंप्यूटर के पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एटॉमिक मैसेज और दूसरा क्या है परसेंटेज अबंडेंसेस। इनको वो ग्राफ के ऊपर ड्रा कर देगा कुछ इस तरह से कि एक्स एक्सिस के साथ मास टू चार्ज रेशियो 20, 21, 22, और वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स एक्सिस जिसे एब्सिसा कहते हैं, उसके आगे इधर लगा देगा परसेंटेज अबंडेंस को। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये एक बन गई, ये छोटी सी पीक बन गई और ये थोड़ी सी उससे बड़ी, तो ये पीक जो है ये 90.92% को और ये 0.257% को, और इसी तरह से जो है ये 8.82% को। तो हमारे पास ग्राफ बन के हमारे हाथ में कंप्यूटर ने पकड़ा देना है। हमने ग्राफ के एक्स एक्सिस को देखना है, कितनी नंबर ऑफ ग्राफिकल लाइंस मौजूद है, 1 2 3। हम कहेंगे कि देयर आर 3 आइसोटॉप्स इन नियॉन एलिमेंट। अगर एक ऐसा ग्राफ बना दिया है तो उसमें 5 या 6 ऐसी नंबर ऑफ लाइंस बनती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम कहेंगे कि उस एलिमेंट में 6 आइसोटॉप्स हैं। और अगर एक ही लाइन बनती है तो वो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है। और एक्स एक्सिस के साथ हम देखेंगे कि उनकी जो भी वैल्यू लिखी होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, वो उनकी असल में क्या होगी, रिलेटिव एटॉमिक मास होगी। जैसे इस आइसोटॉप की रिलेटिव एटॉमिक मास 20 AMU, 21 AMU, 22 AMU, और वाई एक्सिस के उनकी जो पीक्स हैं यानी मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उन लाइंस के, वो हमें बता रहे होंगे। तो आप इसको जैसे आपने अपनी पहली क्लास में समझे ग्राफ पढ़े हुए ना, बार ग्राफ, उस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये बार ग्राफ की तरह की चीज है। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो बेटा जी हमने अब आज जो मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा है इसके अंदर सेपरेशन की गई है मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए, किसकी बुनियाद पर, डिफरेंट मैसेज की बुनियाद पर। अदर टेक्निक्स भी हैं। अगर आप पेज 6 को देखें तो इन मॉडर्न mass spectrometers each ion strikes detector the ion current strength is amplified, उसको पहले बढ़ाया भी जाता है and is fed to the recorder, और फिर किसको दिया जाता है, रिकॉर्डर भी इसी का नाम है। तो सॉरी हमारा कंप्यूटर ही कौन है, रिकॉर्डर है। आपकी किताब में लफ्ज क्या लिखा गया है, रिकॉर्डर, कंप्यूटर प्लस प्रिंटर, ये रिकॉर्डर का। और फिर वो एक ग्राफ बना के देता है, रिकॉर्डर मेक्स अ ग्राफ showing the relative abundance of isotope plotted against the mass number। तो फिगर जो है वो 6 पेज पे जो 1.3 फिगर है वो आपको एक्सप्लेन कर रही है। अदर मेथड्स भी हैं आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के नाम मैं बताता हूँ। गैसियस डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन होती है मूवमेंट का नाम, जो भारी होगा वो कम हरकत करेगा और जो हल्का होगा वो ज्यादा तेज हरकत करेगा। तो इस तरह से भी आइसोटॉप्स को सेपरेट किया जा सकता है।
उसके अलावा जो है वो थर्मल डिफ्यूजन, आप आइसोटॉप्स के वेपर्स को गर्म करके हीट करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, तो वो अपनी एनर्जी की वजह से दूर जाएंगे, बिखरेंगे, मूव करेंगे। तो दूर सबसे ज्यादा कौन जाएंगे? कम मैस वाले, और हाई ग्रेटर मैस वाले जो वो पीछे रह जाएंगे, तो तब भी वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके अलावा जो है वो डिस्टिलेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज हाई स्पीड स्पिनिंग का नाम है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये आपके सामने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हमने जो उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके अलावा लेजर सेपरेशन भी है, ये उससे जरा और एडवांस टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो बहरहाल ये बड़ा जी आपका टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला जो है वो कल आपको जो है अगले लेक्चर में हम रिलेटिव एटॉमिक मैसेज की मदद से एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स की मदद से जो है हम एवरेज एटॉमिक मैस जो है वो मालूम करेंगे। तो और साथ जो है वो हमारी इस चैप्टर का जो है वो दूसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा, जो है वो है जी एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस। तो बेटा अगर कोई आपको सवाल पूछना हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जो है इसका होमवर्क जो है वो भी मैं आपको जो है वो एडमोडो एप्लीकेशन पे शेयर कर दूंगा। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है वो आसानियां पैदा फरमाए। तो याद रखें बेटा जी, इस टॉपिक को समझें। मैंने एक एक पॉइंट जो है वो आपके सामने रख दिया है। अगर कोई मुश्किल हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, परेशान ना हो। इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शुक्रिया।